हैदराबाद में भाजपा कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन राजनीतिक प्रस्ताव होगा पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन सत्र को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री आज शाम एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र मुंबई में शुरू। विशेष सत्र के पहले दिन महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रक्रिया जारी। भारतीय जनता पार्टी के राहुल नार्वेकर और महाविकास आघाड़ी के राजन साल्वी के बीच होगा मुकाबला। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर के संदेश के साथ पूरे देश के 75 समुद्र तटों पर 75 दिनों का सफाई अभियान आज से शुरू। 17 सितंबर 2022 अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस तक यह अभियान रहेगा जारी। अभियान का लक्ष्य समुद्री तटों से 1500 टन कचरा हटाना। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने देश के पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता का किया आह्वान। कहा, रूस के हमलों के कारण यूक्रेन को हुए नुकसान से उबरने के लिए आर्थिक मदद की है जरूरत। और एस्टल बीन में महिला हॉकी विश्व कप के ग्रुप बी में भारत और इंग्लैंड के बीच होगी भिड़ंत। भारतीय टीम टोक्यो ओलंपिक में इंग्लैंड से मिली हार का करारा जवाब देने के मकसद से उतरेगी मैदान पर। और साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के अंतिम 16 में पहुंचे राफेल नडाल, निक कार्गियोस और हारमनी तान। वहीं जेसिका पेगुला, ईगा श्वांतेक और स्टीफेनोस सतिस्पास जैसे दिग्गज तीसरे राउंड में हुए बाहर। राहुल नार्वेकर वो शख्सियत जो महाराष्ट्र विधानसभा में जीत के बाद स्पीकर पद पर आसीन हो गए हैं। उनके नाम एक नेशनल रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। वे किसी राज्य की विधानसभा में चुने गए अब तक के सबसे कम उम्र के स्पीकर बन गए हैं। उनकी इस जीत से शिंदे बीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। हालांकि चुनाव से पहले स्थितियां पहले से ही लगभग साफ थीं और नार्वेकर का रास्ता भी साफ ही था, लेकिन चुनाव की औपचारिकता में उन्होंने 145 के जरूरी आंकड़े से भी 19 वोट ज्यादा हासिल कर जाहिर कर दिखाया कि सदन में शिंदे बीजेपी खेमा कितनी मजबूती से काबिज हो चुका है। राहुल नार्वेकर कोलाबा से विधायक हैं और बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर बने इस नौजवान चेहरे से जुड़ी एक और ऐसी बात है जो सुनकर आपको भी ताज्जुब होगा। राहुल नार्वेकर साल 2019 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीते थे। अब 2022 में ही वे सदन के स्पीकर पद के लिए भी चुन लिए गए हैं। अमूमन इस पद पर सदन के किसी वरिष्ठ चेहरे को ही चुना जाता है, लेकिन बीजेपी ने इस पद के लिए पार्टी के कई सीनियर चेहरों को दरकिनार कर राहुल नार्वेकर के नाम का ऐलान कर सबको चौंका दिया था। खैर, बीजेपी के इस एक्सपेरिमेंट और युवा चेहरे को उम्मीदवार बनाने के पीछे क्या रणनीति है, इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं जारी है। राहुल नार्वेकर एक राजनीतिक परिवार से ही ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता भी पार्षद रह चुके हैं। बात अगर राहुल नार्वेकर के सियासी सफर की करें तो वे शिवसेना के अलावा एनसीपी से भी जुड़े रहे हैं और अपने शुरुआती दौर में वे शिवसेना यूथ विंग के प्रवक्ता के पद पर भी थे। साल 2014 में हुए आम चुनाव के दौरान उन्होंने शिवसेना से लोकसभा के लिए टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया और उन्हें टिकट नहीं दी। इस बात से नार्वेकर इस कदर खफा हुए कि वे शिवसेना छोड़ एनसीपी में शामिल हो गए। एनसीपी ने राहुल नार्वेकर को टिकट दिया
और उन्हें मावल लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा, लेकिन उस चुनाव में उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी। उसके कुछ समय बाद राहुल ने एनसीपी भी छोड़ दी और फिर उन्होंने बीजेपी का रुख किया। उसके बाद से ही वे बीजेपी के साथ बने हुए हैं। अब जबकि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ तो बीजेपी ने स्पीकर पद के चुनाव में उन्हें लॉन्च कर सबको चौंका दिया, लेकिन इस चुनाव में उनकी विजय हुई। उन्होंने शिवसेना के अपने प्रतिद्वंदी राजन साल्वे को करारी शिकस्त देते हुए इस पद पर विजय हासिल की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में साल 2021 में नाना पटोले के स्पीकर पद से इस्तीफे के बाद से ही ये पद खाली था। ऐसे में कई बार स्पीकर पद पर चुनाव कराए जाने की मांग भी उठी, लेकिन करीब 1 साल के अंतराल के बाद अब जबकि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ तब इस पद के लिए चुनाव भी संपन्न करवा लिए गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के अमल में आते ही उनके पहले आदेश के खिलाफ विरोध देखने को मिल रहा है। आरे मेट्रो कार शेड से संबंधित सरकार के फैसले का जहां विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं, तो वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने इस पर सवाल उठाए हैं। अमित ठाकरे ने शिंदे सरकार के इस कदम पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। अमित ठाकरे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि नई सरकार का नया फैसला मेरे और असंख्य पर्यावरण कार्यकर्ताओं, पर्यावरण प्रेमियों के लिए चौंकाने वाला है। राज्य के युवाओं ने पहले इस कदम के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया था, कुछ को जेल भी भेजा गया था। इसके साथ ही अमित ठाकरे ने कहा कि विकास समय की जरूरत है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। उन्होंने कहा कि हमें निश्चित रूप से विकास की आवश्यकता है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। अगर हमारा पर्यावरण ही नष्ट हो जाएगा तो फिर राजनीति या शासन के लिए कोई नहीं बचेगा। राजनेताओं को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आरे फॉरेस्ट वाला मामला आखिर है क्या। तो इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि आखिर मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट क्या है। दरअसल मुंबई मेट्रो 33.5 किलोमीटर लंबे कोलाबा बांद्रा सीपज अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन के लिए MMRDA एक मेट्रो कार शेड बना रही है। यह मेट्रो प्रोजेक्ट शिवसेना और बीजेपी के लिए लंबे वक्त से विवाद की वजह बन गई है। यह मेट्रो शेड पहले आरे कॉलोनी में बन रहा था। शिवसेना 2015 से इस प्रोजेक्ट को आरे कॉलोनी से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाने की मांग कर रही थी। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी। हालांकि पेड़ों की कटाई रोकने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद मेट्रो कॉर्पोरेशन ने यहां पेड़ों की कटाई शुरू कर दी थी। बीएमसी ने मेट्रो अधिकारियों को 2700 पेड़ गिरने की अनुमति दी थी। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का कहना था कि केवल छोटे से हिस्से से ही पेड़ों की कटाई की जाएगी। यह मुंबई के रहने वाले लोगों को आधुनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। तो इसी मामले को लेकर जो विवाद है वो गहराता चला जा रहा है। अब ऐसे में मनसे प्रमुख के बेटे ने भी अब सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उर्फी जावेद हमेशा आउटफिट्स को लेकर ट्रोल होती हैं। वो हमेशा अनोखे आउटफिट्स पहनती हैं, जिस वजह से कई बार उन्हें ट्रोल भी होना पड़ता है। हालांकि उर्फी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर भी नए आउटफिट्स ट्राई करती हैं। लेकिन इस बार उर्फी अपने कपड़ों को लेकर चर्चा में नहीं है। इस बार चर्चा की वजह कुछ और है। उर्फी जावेद ने हाल ही में उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड की कड़ी निंदा की थी। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर करके लिखा था कि अल्लाह ने धर्म के नाम पर कभी ऐसी बर्बरता को मंजूर नहीं किया है। उर्फी के ये पोस्ट लिखने के बाद उनकी टेंशन बढ़ गई है। अब उर्फी को लोगों की धमकी भरे और भद्दे मैसेज मिल रहे हैं, लेकिन अब तो हद ही पार हो गई है। उर्फी को जहां पहले सिर्फ धमकियां मिल रही थीं, तो अब कुछ लोग एक्ट्रेस के सुसाइड करने की झूठी पोस्ट शेयर करके गलत खबरें फैला रहे हैं, जिसके बाद उर्फी जावेद ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करके इस पर चिंता जाहिर की है। उर्फी जावेद ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जो पोस्ट शेयर की है, उसमें आप देख सकते हैं कि एक शख्स ने कोलाज फोटो शेयर की है। एक तरफ एक लड़की गले में फांसी का फंदा लगाए सुसाइड करती हुई दिख रही है और इसी के साथ कोलाज में उर्फी जावेद की फोटो लगाई है। फोटो के कैप्शन में शख्स ने लिखा RIP उर्फी जावेद।
उर्फी के फेक सुसाइड पोस्ट पर उसी शख्स ने कमेंट कर लिखा, उर्फी का मर्डर करने वाले के साथ खड़ा हूँ। वहीं उर्फी जावेद ने यूजर के इस भद्दे पोस्ट का स्क्रीनशॉट अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करके चिंता जताई है। उर्फी ने स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि इस दुनिया में हो क्या रहा है। इसके आगे एक्ट्रेस ने लिखा, मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और अब ये। कमेंट में लिखा है कि वो मेरा मर्डर करने वालों के साथ खड़ा है। उर्फी जावेद की बात करें तो उर्फी सोशल मीडिया क्वीन है। एक्ट्रेस अपने अतरंगी फैशन को लेकर चर्चा में रहती है। उर्फी का नाम हाल ही में दुनिया भर में सबसे ज्यादा सर्च की गई एशियन की लिस्ट में आया है। इतना ही नहीं, उर्फी ने तो कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को भी पछाड़ दिया है। इस लिस्ट में उर्फी का नाम 97वें नंबर पर है। इस लिस्ट में अपनी जगह बनाकर उर्फी ने जानवी कपूर, कियारा आडवाणी, कंगना रनौत जैसी बड़ी पर्सनैलिटीज को पछाड़ा है। इतनी पॉपुलर स्टार को यूं धमकी मिलना वाकई में हैरान करने के साथ परेशान करने वाला भी है।